हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बेहतर होंगे। स्वागत है आज के नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस नए क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के ऊपर। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कभी नहीं आएगा, और सारे के सारे डाउट्स हमने खुद इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। और आप भी सोचेंगे कि इस चैप्टर के बाद हमको कोई डाउट नहीं रहा। अगर आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी डाउट फिर भी हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट में बेशक कमेंट करिए, और हो सकता है रिप्लाई मैं वहीं आपको दे दूं या मैं उसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो बना दूं, ताकि आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए। तो आप लोगों के सामने खड़ा एक दाढ़ी वाला इंसान, और दाढ़ी वाला इंसान आप लोगों को पढ़ाने वाला है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर का नाम फटाफट डालता हूं। ठीक है, चैप्टर जो है हम लोगों का, ठीक है, चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर जो है, ठीक है, वो है ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन, ह्यूमन आई, ठीक है, आई एंड, ठीक है, कलरफुल, ठीक है, कलरफुल, ठीक है, वर्ल्ड। यहां पे लिख लेता हूं मैं वर्ल्ड। ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ह्यूमन आई। हम लोग की सबसे पहली हेडिंग ही है ह्यूमन आई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग भी ह्यूमन आई जो है हेडिंग डाल लो, ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई के बारे में आप लोगों को सबसे पहले स्टडी करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई, और आपको समझाते हैं ह्यूमन आई क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई एक बॉडी का एक पार्ट होता है, बॉडी का ही एक पार्ट होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम इस यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें हम देख सकते हैं। और आज इस टाइम पे जो वीडियो आप लोग मोबाइल में देख रहे हो, अगर आप लोगों के पास ह्यूमन आई मतलब बोले तो आंखें नहीं होती, तो आप इस वीडियो को भी नहीं देख पाते। हो सकता हमारी आइडियो आपके कानों तक पहुंच जाए, बट आंखों से आप नहीं देख पाते। और इस टाइम पे जितने भी थिंग्स हम देख रहे हैं, कलर्स देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, वो सारे के सारे पॉसिबल इसीलिए हैं क्योंकि ह्यूमन के बॉडी के अंदर एक पार्ट है जिसे आई बोला जाता है, उसी के थ्रू, ठीक है, उसी की वजह से हम देख पाते हैं चीजों को, ठीक है, ऑब्जेक्टों को। समझ में आ रहा है, जो कि इस प्रकार यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे शो हो रहा होगा ह्यूमन आई, आप देख भी सकते हो, बिल्कुल स्फेरिकल बॉल की तरह होता है। आप यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, देख सकते हैं आप लोग, स्फेरिकल बॉल की तरह ही है। ठीक है, जो स्फेरिकल बॉल की तरह है, तो देखो भाई ह्यूमन आई जो होते हैं वो थोड़े छोटे थोड़े बड़े हो सकते हैं। अलग अलग इंसानों की जो ह्यूमन आई होती है वो अलग अलग होती है। छोटे छोटे बच्चों के जो ह्यूमन आई होते हैं वो स्फेरिकल बॉल की तरह तो होंगे, बट छोटे होंगे, थोड़े बड़े होंगे, थोड़े मतलब जो अप्रोक्सीमेट इसका डायामीटर निकाला गया वो डायामीटर है 2.4 सेंटीमीटर। हाँ, कहीं कहीं किसी किसी किताब में 2.5 भी लिख दे, तो आप लोग हैरान मत होना। अलग अलग टाइम पे लोगों की जो आंखें होती है, ह्यूमन की जो आईज होती हैं, वो अलग अलग टाइम पे बदलती रहती है, मतलब छोटी बड़ी होती रहती हैं, जिसकी वजह से डायामीटर भी चेंज होता रहता है। जैसे बच्चों के जो आई होते हैं वो छोटे होते हैं, इसलिए उनके जो आंखों का जो डायामीटर होगा, मतलब आई के जो डायामीटर होंगे वो छोटे हो सकते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली निकाला गया है। ठीक है, 2.4 से 2.5 के मतलब अप्रोक्सीमेट ज्यादातर। हाँ, हो सकते हैं थोड़े अडल्ट मैन के अंदर जो आंखें होती हैं, अडल्ट मैन माने बूढ़े आदमी के अंदर जो आंखें होती हैं थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों के अंदर थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली दिया गया अप्रोक्सीमेटली जो होते हैं 2.4 के करीब में होते हैं, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद डेफिनेशन लिखने की बारी आई। ठीक है, तो मनुष्य की आंखें क्या होती है, तो लिखेंगे इट इज एन ऑर्गन इन इट, ठीक है, इट, ठीक है, यहां लिखता हूं इट इज, ठीक है, एन ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये दिखा का ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये जो होता है, ये जो आंखें होती हैं, ये एक प्रकार के ऑर्गन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, विच यहां से लिखेंगे हम लोग, इसी के थ्रू हम लोग देख पाते हैं, इसी के हेल्प से देख सकते हैं हम लोग किसी भी थिंग्स को। ठीक है, आज भी आप लोग जो भी चीजें देख रहे हैं वो इसी के हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग आगे इसमें विच, विच हेल्प, ठीक है, हेल्प अस टू सी, ठीक है, सी
मतलब इसी के हेल्प से हम देख सकते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें और नोट करना है, इसके आगे लिखना, ठीक है, यहाँ से फुल स्टॉप देके द डायामीटर ऑफ, ठीक है, यहां से लिखना द डायामीटर ऑफ, ठीक है, डायामीटर, ठीक है, मीटर ऑफ, ठीक है, आई बॉल, ठीक है, ई वाई ई लिखना यहाँ पे, सॉरी, ई वाई ई, आई बॉल, ठीक है, आई बॉल इज, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 2 ठीक है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिख रहा है क्या, 2.4 सेंटीमीटर। जो मनुष्य की आंखें होती हैं, ठीक है, जो मनुष्य की आंखें होती हैं, ठीक है, आई बॉल जो होती है उसका जो डायमीटर होते हैं अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का मतलब लगभग, ठीक है, हमने करेक्ट नहीं लिखा, हमने लिखा अप्रोक्सीमेट 2.4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 2.5 कहीं देखना तो चौक मत जाना भाई, हो सकती है अलग अलग किताबों ने अलग अलग बातों को लिखा हुआ है, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। और आप लोगों को जानना है हम देखते कैसे हैं किसी भी थिंग्स को। आज इस टाइम पे आप वीडियो हमारी देख रहे हो तो क्या फेनामेना हो रहा होगा जिसके वजह से आप हमारी वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स जो ह्यूमन मनुष्य की जो आंखें हैं उसके जो पार्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या करते हैं और किस लिए है या किसके थ्रू हम देख पा रहे हैं चीजों को। जैसे आप हमारी वीडियो को ही देख रहे हो तो किस तरीके से देख रहे हो, तो उसको हम लोग समझते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन आई, सॉरी बॉडी नहीं बल्कि ह्यूमन आई, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। तो ऐसा है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई जो है हम इस तरीके से समझाएंगे तो हो सकता है आपको बेहतर समझ में न आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, रितेश सर से बोलते हैं थोड़ा सा आपको दूसरे बोर्ड पे आपको ले चल के समझाया जाए, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए और आपको दूसरे बोर्ड पे समझा रहा हूं ले चल के, ठीक है। ह्यूमन आई के जो पार्ट्स हैं उनको समझ लेने के बाद फिर वापस से हम लोग इसी पे पढ़ेंगे, जो भी चीजें पढ़ने लायक हैं उनको इसी पे पढ़ेंगे। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप देखोगे तो बेहतर आएगा, ठीक है। इसलिए जो पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई है, ठीक है, उसको हम लोग दूसरे स्क्रीन पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलो स्क्रीन चेंज करिए भाई। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करते हैं लोग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो होता है उसमें आता है कॉर्निया, ठीक है, यहाँ पे है कॉर्निया, ठीक है। तो हमने क्या किया है आपको कॉर्निया समझाने के लिए एनसीईआरटी के बुक से एक जो है फिगर ले लिया है ताकि आपको बेहतर दिख सके और बेहतर आप सीख सको, ठीक है। तो यहाँ से चलो इस फिगर को जूम करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं और इसमें कार्निया को समझते हैं, ठीक है। कार्निया कहाँ पे है, तो गाइस यहाँ पे जो आप हेडिंग देख रहे हो कार्निया यहाँ पे है और ये जो एरो लगाया हुआ है यहाँ पे है, ठीक है। जो कार्निया होती है वो आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होती है एक आई का, ठीक है। मतलब आई के ऊपर सबसे ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है आई का। देखो यहाँ पे हमने रेड कलर जो घुमा रहा हूँ वहीं पे है कार्निया, ठीक है, सबसे आउटर पार्ट होता है, ठीक है। और ये कार्निया की वजह से ही हमारी आंखें जो है प्रोटेक्ट रहती हैं, मतलब कॉर्निया हमारी आंखों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है और हमारी आंखों में अलाउ करता है लाइट को इंटर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। चलो इसके डेफिनीशन को समझते हैं और देखते हैं क्या दिया हुआ है डेफिनीशन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनीशन दिया है इट इज़ ए आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आई, ठीक है। कार्निया जो होती है वह आँखों का आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ठीक है। और लिखा है डैट कॉज एंड प्रोटेक्ट एंड अलाउ लाइट इंटर इन आई, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि ये जो होती है आंखें के ऊपर जो कार्निया होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमारी आंखों को। जैसे हम लोगों के रास्ते में चलते हुए धूल मिट्टी जो उड़ती है वो कार्निया के ऊपर ही जम जाती है और सुबह तक बाहर आ जाती है, ठीक है। एक फंक्शन होता है हमारी आंखों में जो वर्क करता है जिसके थ्रू क्या होती है, सुबह के टाइम जब आप लोग सो के उठते हैं तो कार्निया के ऊपर जमे जो डस्ट होते हैं वो आंखों के कार्नर पे आके निकल जाते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू हमारी आंखें जो है प्रोटेक्ट होती है, इसी के थ्रू हमारी आंखें जो हैं आराम से बच जाती है। एंड लिखा है एंड करके, एंड अलाउ इन लाइट टू इंटर इन आई, ये जो होता है लाइट को इंटर करने के लिए अलाउ भी करता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इसके बाद से आता है एरिस, ठीक है। क्या आती है? एरिस। अब देखो गाइस, एरिस को समझने के लिए आपको डेफिनीशन पहले पढ़ लेना पड़ेगा, तब हो सकता है आपको बेहतर समझ में आए। और एरिस को समझाने के लिए हमने दो फिगर लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों फिगर के हेल्प से आपको एरिस मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं इसका डेफिनीशन क्या लिखा है। लिखा है यहाँ पे इट इज़ ए डार्क मस्कुलर टिश्यूज
बिहाइंड द कॉर्निया, ठीक है, डैट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपुल, ठीक है। आप प्यूपुल की बात थोड़ी देर बात करते हैं, पहले आप समझो कि एरिस क्या होता है। तो एरिस इट इज़ ए डार्क मस्कुलर, ठीक है, टिश्यूज, ठीक है, ये जो होता है एक डार्क मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, और ये कार्निया के पीछे पाए जाते हैं और ये जो होते हैं साइज ऑफ प्यूपुल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। प्यूपुल की जो साइज होती है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, ठीक है। अब चलो आपको पहले इस वाले फिगर में दिखाते हैं ये कहाँ पे है, ठीक है, एरिस। उसके बाद से ये जो रंगीन फिगर आपके लिए मैं लाया हूँ, ठीक है, आप ही के लिए लाया हूँ, इसमें आप समझेंगे, ठीक है। पहले इस फिगर को मैं आपको दिखाता हूँ एरिस है कहाँ, ठीक है। तो गाइज जो यहाँ पे आप लोग एरिस देख पा रहे हो, यहाँ पे एरिस है, ठीक है, यहाँ पे एरिस जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों क्या है, एरिस पार्ट है, समझ में आया, ठीक है। इस तरीके से आप हो सकता है बेहतर ना समझ पाएँ, बट इस रंगीन इमेज में आप बेहतर समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे जो ये काला, बिल्कुल काला सा पार्ट है, ठीक है, काला सा पार्ट है, यही एरिस कहलाती है, ठीक है। इस समय पे जो काला पार्ट है आपके आंखों में, इसी को हम लोग एरिस बोलते हैं, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको, एरिस, ठीक है, यही होता है एरिस, और ये कार्निया के पीछे पाया जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे बेहतर ढंग से, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये देखो, इट इज़ डार्क मस्कुलर जो है टिश्यूज होते हैं, डार्क मस्कुलर टिश्यू यहाँ पे है, ठीक है। शायद इस आँख में थोड़े से भूरापन है, बट आपके आँख हो सकते हैं डार्क ही हो, ठीक है। इस ये जो है कार्निया के पीछे पाए जाते हैं और कंट्रोल करते हैं साइज ऑफ प्यूपुल का, ठीक है। तो साइज ऑफ प्यूपुल की तरफ चलते हैं, और साइज ऑफ प्यूपुल क्या होता है, और मतलब प्यूपुल होता ही क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, हो सकता है नेक्स्ट पेज पे हम लोग प्यूपुल को बेहतर समझ पाएँ, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके जी। तो गाइस हम लोग के सामने नेक्स्ट पेज आ गया है प्यूपुल, ठीक है। चलो समझते हैं प्यूपुल क्या होता है, ठीक है। प्यूपुल को समझने के लिए हम लोग इस रंगीन वाले इमेज को भी समझेंगे, और साइड वाले में जो एनसीईआरटी इमेज है उसको भी बेहतर समझेंगे, तब हो सकता है प्यूपुल आपको बेहतर ढंग से आ सके। प्यूपुल को समझने से पहले आपको उसके डेफिनेशन की तरफ ध्यान देना होगा। इसमें लिखा है कि ए स्मॉल ओपनिंग इन द एरिस इज़ नोन एज प्यूपुल, ठीक है। जो प्यूपुल होता है वह एक स्मॉल ओपनिंग होता है, ठीक है, एरिस के अंदर ही, ठीक है, एरिस के अंदर ही एक स्मॉल ओपनिंग होता है, ठीक है। चलो मैं आपको इस पहले आपको एनसीईआरटी वाले इमेज में दिखाता हूँ, ठीक है, तब आपको रंगीन वाले इमेज में लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, ठीक है, यहाँ पे जो ये छोटा सा ओपनिंग आपको दिख रहा होगा, यही जो है प्यूपुल कहलाता है, और ये पूरा ये जो पार्ट है ये आपका जो है एरिस है, ठीक है। एरिस का ही, एरिस के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग जो पार्ट है यही प्यूपुल कहलाता है, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब आपको 3D इमेज में लेके चलते हैं, 3D नहीं बल्कि रंगीन इमेज में, हो सकता है उसको आप बेहतर समझ पाओ, ठीक है। यहाँ से आप इस पार्ट को तो देख ही रहे हो, ठीक है, ये जो है हम लोगों का एरिस है, ठीक है। और इस एरिस के बीच में जो छोटा सा ये काला सा जो पार्ट है, ठीक है, यही जो है प्यूपुल कहलाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो काला पार्ट है, ये जो छोटा वाला काला पार्ट है, यही जो है प्यूपुल कहलाता है, ठीक है। और ये जो करता है, ये क्या करता है, ये जो साइज होती है, साइज ऑफ एरिस होती है, ठीक है, उसके साइज को भी कंट्रोल, सॉरी, साइज ऑफ जो प्यूपुल होती है उसके साइज को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल किस तरीके से करता है आपको आगे पढ़ के समझा रहा हूँ, ठीक है, और आप बेहतर समझ पाओगे। आपको पहले डेफिनीशन में चलना पड़ेगा। लिखा है इसमें, यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद से लिखा है इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन आई, ठीक है, इन द आई। मतलब क्या है कि मतलब ये है कि ये जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको कंट्रोल करता है। इसका क्या सेंस है, इसका सेंस ये है कि अगर किसी कमरे में आप जाते हो जहाँ पे लाइट कम होती है, तो उस टाइम पे जो प्यूपुल होती है या प्यूपुल की जो साइज होती है जो यहाँ पे है वो इंक्रीज कर जाती है, वो बड़ी हो जाती है, ठीक है, ताकि आप बेहतर चीज़ों को देख सकें, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे कमरे में चले गए जहाँ पे लाइट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब हाई है, तो उस टाइम पे जो प्यूपुल की जो साइज होती है वो कम हो जाती है। और ऐसा हमारे नेचर के थ्रू बनाया गया, हमारी आँखें हैं कि हम जब ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो प्यूपुल की जो साइज होती है ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, छोटी हो जाती है, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड विंडो ऑफ आई, ठीक है, इसी को हम लोग विंडो ऑफ आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको विंडो ऑफ आई भी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर ये बात आप लोग ध्यान में रखना कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर द आई, ठीक है,
इंटर करते वक्त अमाउंट ऑफ लाइट अगर ज़्यादा है तो प्यूपुल की जो साइज़ होगी वो छोटी होगी, मतलब प्यूपुल की साइज़ ऑटोमेटिकली छोटी हो जाएगी। और लाइट अगर कम होती है तो प्यूपुल की जो साइज़ होती है ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। क्लियर? ठीक, क्योंकि प्यूपुल की साइज़ अगर छोटी रहेगी तब भी हम आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों के सामने है क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि प्यूपुल आपको पूरी तरीके से आ गया है। ठीक है, अब क्रिस्टलाइन लेंस समझते हैं। ठीक है, तो गाइस देखो, लेंस जो होते हैं, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, लेंस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो हमारी आंखों में भी एक लेंस पाया जाता है, और वो लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है कि कॉनकेव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन में लिखा देता हूँ कि इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये जो होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। ठीक है, जो लेंस होते हैं, जो बाहरी लेंस होते हैं, वो तो कांच के या फाइबर्स के बने होते हैं, बट जो हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो किसका बना होता है, तो फाइब्रस जेली लाइक, मतलब फेवरस जेली की तरह जो मटेरियल होते हैं उनसे बना होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड रियल एंड इनवर्ट इमेज ऑन रेटिना। ठीक है, रेटिना को थोड़ी देर बाद समझते हैं। अभी आप समझो कि ये जो लेंस होता है, ठीक है, जो लेंस होता है, ठीक है, ये रियल इमेज फॉर्म करता है, इनवर्ट फॉर्म करता है। ठीक है, रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो चलो पहले आपको इस डायग्राम में लेके चलते हैं और आपको समझाते हैं ये लेंस है कहाँ। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं एनसीईआरटी वाले डायग्राम पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यही हमारा लेंस है। ठीक है, यही हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है, जो एरो लगाया गया है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, यही लेंस है हम लोगों की आंखों में, और आपको देखने से ही पता चल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। ठीक है, और यहाँ से जो लाइट आती है, ठीक है, यहाँ से जो लाइट आती है वो इससे पास करती है। ठीक है, पास करके यहाँ पे आती है। ठीक है, और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये यही रेटिना है, और यहीं पे जो है इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आपको आगे की बात बताते हैं। ठीक है, आगे की बात क्या है कि इट प्रोवाइड, ठीक है, रियल इनवर्ट इमेज। ठीक है, ये जो होता है ये रियल इमेज जो है प्रोवाइड करता है और इनवर्ट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हम लोगों के सामने कुछ ये जो है येरो ये नीचे के साइड है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो इसका जो साइज होगी, ये जो नूक है ये उल्टा बनेगी इसमें। ठीक है, मतलब क्या है, हमारी हम अगर येरो अगर नीचे के साइड ऑलरेडी पड़ा है, ठीक है, नीचे के साइड, तो हमारी आंखों के अंदर जो होती है ये रेटिना पे इसकी इमेज जो है ऊपर के साइड बनता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है, मतलब सीधी चीज़ इसमें उल्टा दिखाई देती है। जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ, ठीक है, कि एक कोई एरो है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक एरो है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे कोई एरो है ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल। ठीक है, तो हमारी आंखों के रेटिना पे जो इसका इमेज बनता है, ठीक है, वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ऐसा कुछ बनता है। क्लियर? तो आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर रेटिना के ऊपर अगर उल्टा बनता है तो हमको चीज़ें या दुनिया उल्टी दिखाई देनी चाहिए, बट फिर भी आज भी हमें हर एक चीज़ सीधी दिखाई देती है, ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसको मैं आगे समझाता हूँ आपको। तब तक आप उम्मीद करते हैं कि ये जो बातें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि ये जो सिस्टम है वो हमको आज भी उल्टा दिखाई देती है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है आज भी हमारी आंखों के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग रेटिना की। ठीक है, रेटिना की बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है कि दुनिया सारी उल्टी दिखाई देनी चाहिए, ये हमें उल्टी दिखाई क्यों नहीं देती, इसका जवाब हम नेक्स्ट पेज पे आपको देते हैं। ठीक है, तो लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे, और वहीं पे हम लोग समझेंगे यहाँ पे जो रेटिना वर्ड आया है, जहाँ पे इमेज बन रहा है, वो क्या है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके जी, तो गाइस हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे सामने आ गया है हेडिंग रेटिना। ठीक है, रेटिना क्या होता है, तो चलो आपको पहले इस इमेज में समझाते हैं, फिर उसके बाद से डेफिनीशन पढ़ते हैं। ठीक है, मैं इमेज को थोड़ा बड़ा करता हूँ और एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, इस इमेज में पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है,
तो जो इसमें रेटिना होती है वो यहाँ पे होती है। ये जो पार्ट आप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये रेटिना का है, ठीक है। रेटिना जो होती है वो मेम्ब्रेन्स से मिलके बनी होती है और आँखों के, ये जो आँख है, ठीक है, इसके पीछे वाले पोर्शन में, पीछे वाले पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इसके अंदर जो होते हैं सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है। अब लाइट सेंसिटिव सेल का काम क्या होता है? तो लाइट सेंसिटिव सेल का काम होता है जो भी इमेज बनी है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ वो, ठीक है। जो रेटिना होता है वो मेम्ब्रेन्स से बना होता है, ठीक है। और आँखों के पीछे, ठीक है, जो आँख है, ठीक है, इसके पीछे जो ये पार्ट है यही रेटिना कहलाती है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि जो रेटिना होती है वो मेम्ब्रेन्स से बने होते हैं और आँखों के पीछे की तरफ होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि लाइट सेंसिटिव जो सेल होते हैं उसका काम क्या होता है, ये वो किस तरह वर्क करते हैं। तो लाइट सेंसिटिव जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, इमेज जो बनी होती है रेटिना के ऊपर उसे क्या करते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ जो इंफॉर्मेशन होता है वो ऑप्टिकल नर्व के थ्रू, ठीक है, ये जो होता है, ये जो होता है ऑप्टिकल नर्व होता है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन को पहुंचता है, ठीक है, ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। और ब्रेन क्या करता है, उसे सेंस करता है और चीज़ों को समझता है। और लोगों के जो इमेज उल्टे दिखाई दे रहे थे, उल्टे बने थे, उसे ब्रेन सीधा कर लेता है, ठीक है। जैसे ये जो एरो था, ठीक है, ये जो एरो था ये सीधा था, ठीक है, और इस रेटिना पे जो एरो है वो उल्टा बना था, ठीक है। तो इस ब्रेन के थ्रू क्या करता है, इस एरो के, ठीक है, इस एरो को सीधा कर लेता है, ठीक है। ब्रेन हर एक ऑब्जेक्ट को सीधा कर लेता है और उसी की वजह से हमको हर एक ऑब्जेक्ट जो है सीधी दिखाई देती हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो चलते हैं इसके डेफिनीशन की तरफ और स्टडी करते हैं इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जो रेटिना है वो तो आपको समझ में आ गई होगी और साथ में, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट भी प्रॉपर लेते रहना, ठीक है। ये रेटिना लिखा है, इट इज़ ए मेम्ब्रेन्स डैट कॉन्टेन मेनी लाइट सेंसिटिव सेल, ठीक है। ये जो रेटिना होती है, ठीक है, ये जो रेटिना होती है वो मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। और ये कंटेन करती, मतलब बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल को कंटेन करती है और आँखों के पीछे साइड पाई जाती है, ठीक है। ये आँख है, इसके पीछे साइड पाई जाती है और ये जो होती है लाइट सेंसिटिव सेल को क्या करती है, रखी रहती है। लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और लाइट सेंसिटिव सेल का जो काम होता है वो क्या होता है, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। ये जो आपके सामने जो लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं, जो भी इमेज फॉर्म होता है रेटिना के ऊपर उसे जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं, ठीक है। इसके बाद से ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ठीक है, जो जनरेट हुआ है बाय द रेटिना उसे सेंड करती है ब्रेन को, ठीक है। ऑप्टिकल नर्व के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनी होती है, जनरेट होती है रेटिना के ऊपर, उसे ब्रेन के पास ऑप्टिकल नर्व के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद है वर्टस ह्यूमर, ठीक है। वर्टस ह्यूमर क्या होता है, तो इट इज़ ए क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड लाइक वाटर, ठीक है। इसके अंदर जो ये जो पार्ट आप बड़ा सा देख रहे हो, ठीक है, यही जो पार्ट है बड़ा सा, ठीक है, वही कहलाता है। देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको जूम किया और यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे, इसी को वर्टस ह्यूमर बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है एक प्रकार का लिक्विड जैसा होता है। क्या होता है? एक टाइप का लिक्विड जैसा होता है वाटर की तरह और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है, ठीक है। कलरलेस माने लिक्विड के जैसे कोई कलर नहीं होता है। जैसे कलरलेस उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी कलर डालो तो उसका कलर ना चेंज हो, ठीक है। जैसे अगर कोई ग्लास में अगर हम लिक्विड ले लेते हैं, उसमें रेड कलर इन्वॉल्व करते हैं तो रेड ही रह जाता है, उसी को कलरलेस बोलते थे। इसके अंदर भी जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड की तरह, ठीक है,
फ्लूइड होते हैं, ठीक है, और ये जो होते हैं बिल्कुल क्लियर होते हैं वाटर की तरह, ठीक है। और ये इनका काम क्या होता है कि ये जो साइज़ ऑफ आई है, ठीक है, उसे मेंटेन किए रखते हैं, मतलब आई के जो साइज़ है, ठीक है, वो मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, ताकि छोटी बड़ी ना हो आई, ठीक है, और मेंटेनेंस बनी रहे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे है सिलेरी मसल्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आप लोग सिलेरी मसल, ठीक है। तो सिलेरी मसल यहाँ पे जो ये पार्ट होता है ये सिलेरी मसल होता है, और सिलेरी जो मसल होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं और क्या काम करते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इतने इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, और नेक्स्ट पेज हम लोगों के सामने आके ओपन हुआ, और इसमें सामने ही दिख रहा है सिलेरी मसल्स, ठीक है। सिलेरी मसल्स क्या होता है, ठीक है, इसी के सिलेरी मसल्स की वजह से ही, ठीक है, सिलेरी मसल के वर्क करने की वजह से ही हम दूर वाले वस्तुओं को या दूर वाले ऑब्जेक्टों को और पास वाले ऑब्जेक्टों को हम लोग देख पाते हैं क्लियर तरीके से, ठीक है। अगर सिलेरी मसल्स जिसका वर्क ना करे वो दूर वाले या पास वाले ऑब्जेक्टों को देख नहीं पाता, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं, ठीक है। सिलेरी मसल किस तरह से काम करता है और क्या करता है, तो सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो उसी के वर्क करने की वजह से जो लेंस होता है हमारी आंखों में, ये जो लेंस है, ठीक है, यहाँ पे जो लेंस है वो पतला और मोटा होता रहता है, ठीक है, थिक और थिन होता रहता है, जिसके वजह से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसका डेफिनेशन लिखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप लोग इसको देख लो, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच द सिलेरी मसल्स फंक्शन, ठीक है, जो भी प्रोसेस करता है, जो भी फंक्शन करता है सिलेरी मसल, ठीक है, टू चेंज द फोकल लेंथ, ठीक है। देखो गाइस, आप जब लेंस के जो थिक और थिन करोगे, लेंस के जो मोटाई है उसको बदलोगे, थिक और थिन करोगे, मतलब मोटा और पतला करोगे, तो उसके फोकल लेंथ जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। आप बाहर वाले लेंस का या अंदर वाले आंखों के लेंस की बात कर लो, जिस भी लेंस के जो थिकनेस होता है उसे आप चेंज करते हो तो उसके फोकल लेंथ चेंज होते रहते हैं। उसी तरीके से ये जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फंक्शन करके इस जो यहाँ पे आंखों के अंदर जो लेंस होते हैं उसके साइज को, या बोले तो मैं थिकनेस को, ठीक है, चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से कभी थिक होता है कभी थिन होता है, ठीक है। और इसी के वजह से ही क्या होते हैं, इमेज जो होते हैं क्लियर फॉर्म हो पाते हैं रेटिना पे, और ये जो प्रोसेस होता है उसी को एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आप बेहतर समझ नहीं पाए होंगे कि जब हम दूर की वस्तु को लुक करते हैं, मतलब देखते हैं, तो किस तरीके से सिलेरी मसल वर्क करती है और हमारा जो लेंस होता है वो मोटा होता है या पतला। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक नई हेडिंग लिया है, फार फार ऑब्जेक्ट, मतलब जब हम कभी किसी दूर वाले ऑब्जेक्टों को देखते हैं तब किस तरह से वर्क करती है हमारी सिलेरी मसल्स, और लेंस मोटा होता है कि पतला, इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे सामने एक एरो है, ठीक है, यहाँ पे, और हमने आंखों से काफ़ी ज़्यादा दूर रखा है, ठीक है। आंखों से काफ़ी ज़्यादा दूर रखने का मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है इसके बीच में, आँख और एरो के बीच में, ठीक है। उस टाइम पे किस तरीके से हम लोग देखते हैं इस एरो को, तो देखो इसमें लिखा है कि सिलेरी मसल रिलैक्स। उस टाइम पे जब हम किसी वस्तु को दूर देखने के लिए प्रयास करते हैं, या अपने आंखों को यूज करते हैं दूर की वस्तुओं को, ऑब्जेक्टों को देखने के लिए, उस टाइम पे जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से लेंस बिकम थिन। जो लेंस होते हैं, ये जो लेंस हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है, ठीक है, ये जो लेंस है वो थिन हो जाता है, थिन मतलब पतला हो जाता है। और जैसे ही ये लेंस जो है पतला होता है, वैसे ही क्या होता है, जो इसके फोकल लेंथ होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जो फोकल लेंथ इसके होते हैं लेंस के, वो बढ़ जाते हैं, और फोकल लेंथ बढ़ जाने की वजह से वी कैन सी डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसी की वजह से हम क्या करते हैं, जब फोकल लेंथ बढ़ जाते हैं तो इस किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। मतलब क्या है, इसका जो इमेज है वो फोकल लेंथ बढ़ने की वजह से रेटिना के पास तक बेहतर जाके बनता है, ठीक है, रेटिना के पास तक
रेटिना के ऊपर जो है बेहतर बन सकता है या बन जाता है, ठीक है, जब लेंस जो होते हैं पतले होते हैं, थीन होते हैं तब, ठीक है। अगर लेंस मोटे होते तो क्या होता, ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम दूर वाले ऑब्जेक्ट को पास करके देखना चाहते, तो अगर लेंस वैसा ही मोटा रह जाता तो रेटिना के ऊपर क्लियर इमेज नहीं बन पाते और हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियरली, ठीक है, देख नहीं पाते, ठीक है। इतनी बातें समझ में आया। इसीलिए सिलेरी मसल्स के थ्रू ही हम लोग दूर वाले ऑब्जेक्टों को देख पाते हैं, जिसकी वजह से लेंस जो होते हैं पतले होते हैं और फोकल लेंथ उसके इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने की वजह से ही रेटिना के ऊपर उसका इमेज क्लियर बन पाता है और हम लोग क्लियर चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, ठीक है। बात करते हैं, ये तो दूर वाले ऑब्जेक्टों के ऊपर बात कर लिए। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पास करके देखते हैं, पास वाले ऑब्जेक्टों को देखते हैं, तब क्या होता है और किस तरीके से सिलेरी मसल्स जो है वर्क करती है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइस हम लोगों के सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है और यहाँ पे दिया है फार नियर ऑब्जेक्ट। जब हम लोग किसी नियर वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लो उस केस में जो एरो था वो दूर था, लेकिन इस केस में हम जो है इस एरो को इसके बिल्कुल पास बनाते हैं, ठीक है, तब किस तरीके से सिलेरी मसल फंक्शन करती है, वर्क करती है, इसको देखते हैं। तो सिलेरी मसल्स, ठीक है, द लेंस बिकम्स थिक, ठीक है, द फोकल लेंथ डिक्रीज, देन वी कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। मतलब क्या होता है कि सिलेरी मसल्स की वजह से, सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट करती है, ठीक है, लेंस को। लेंस क्या होता है, लेंस बिकम्स थिक, और जो लेंस होते हैं ये मोटे हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा मोटा हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। और जिसकी वजह से फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, और फोकल लेंथ डिक्रीज करने की वजह से जो इसका इमेज होता है वो रेटिना पे बिल्कुल क्लियर बनता है, और उसी की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट के जो इमेज है वो हम लोग क्लियर देख पाते हैं। क्लियर, इतनी बातें समझ में आया, ठीक है। जब हम लोग पास वाले ऑब्जेक्टों को देखते हैं तो जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, लेंस बिकम्स थिक, तब लेंस जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं और फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्लियर इमेजों को देख पाते हैं, ठीक है। बात करते हैं रेंज क्या क्या होती है, कि हम लोग कितने दूर के और कितने पास के ऑब्जेक्टों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक हेडिंग हम लोग के सामने आई हुई है, ठीक है, रेंज ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है, मतलब कितनी दूर की वस्तुएं और कितनी पास की वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आया है नियर पॉइंट, मतलब कितनी पास तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, तो वो है 25 सेंटीमीटर तक हम चीज़ों को देख सकते हैं। अगर उससे पास अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएंगे, ठीक है, ये नहीं हम देख नहीं पाएंगे, हमने कहा क्लियर, जैसे हमने एकदम बिल्कुल आंख के पास बिल्कुल किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाएंगे। क्लियर है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। और कितनी दूर तक हम चीज़ों को देख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा है फार पॉइंट, ठीक है, फार माने दूर की पॉइंट, तो इन्फिनिटी तक हम चीज़ों को देख सकते हैं। इन्फिनिटी मतलब हम काउंट नहीं कर सकते, इन्फिनिटी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब हम काउंट नहीं कर सकते कि हम कितना दूर तक देख सकते हैं, ठीक है, बट पास वाला काउंटेड है कि 25 सेंटीमीटर तक ही हम चीज़ों को देख सकते हैं क्लियर तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 25 के करीब अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम देख नहीं पाएंगे, बट क्लियर इमेज नहीं देख पाएंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तो हम लोगों के सामने एक हेडिंग है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। तो चलो स्टडी करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे आँखों में कुछ डिफेक्ट आते हैं और उसके क्या क्या उपाय हैं उसे ठीक करने का, ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहला इसमें डिफेक्ट आता है मायोपिया, दूसरा जो डिफेक्ट आता है वो आता है हाइपरमेट्रोपिया, और जो तीसरा डिफेक्ट आता है वो आता है प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो चलो इन तीनों को बारी बारी से स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं, ठीक है, मायोपिया, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग डाला है मायोपिया। इसको हम लोग नियर साइटनेस भी बोलते हैं, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना, आपके पेपर में नियर साइटनेस के नाम से भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग यही हो जाएगी, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग समझने से पहले पहले हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं, इसका डेफिनीशन, उसके बाद से इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है ए पर्सन विथ मायोपिया डिफेक्ट कैन सी बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी
डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी पर्सन के आंखों में या जिस भी पर्सन को मायोपिया जैसा डिफेक्ट होता है वे पर्सन नियर ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पाते हैं, बट वे पर्सन जो है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाते। मतलब उनको नज़दीक वाले वस्तुएं, नज़दीक वाले थिंग्स जो हैं, मतलब पास वाले समीप वाले थिंग्स को वे लोग क्लियर देख पाते हैं, बट दूर वाले ऑब्जेक्टों को क्लियर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, रीज़न हम लोगों के सामने आता है कि ऐसा आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रीज़न है कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इसका ये मतलब हुआ कि जो इमेज होता है वो रेटिना के सामने ही बन जाता है, रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पहले ही बन जाता है, जो कि आप लोगों को मैं इस वाले इमेज में बेहतर समझाऊंगा जब मैं इस इमेज को पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो थोड़ा सा जस्ट वेट कर लो, मैं इस इमेज के ऊपर आने वाला हूं या मैं इस डायग्राम से मैं आपको बेहतर समझाऊंगा, जस्ट वेट कर लो थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं रीजंस के तरफ। ठीक है, कि क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मायोपिया जैसी डिफेक्ट आते हैं आंखों में। ठीक है, आंखों में डिफेक्ट हो जाते हैं मायोपिया जैसा। ठीक है, तो चलो रीजन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, रीजन ऑफ मायोपिया। सबसे पहला जो रीजन है वो देता है कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस। ठीक है, मतलब ये होता है कि जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का वो डिक्रीज कर जाता है। आपको मैं बताया था सिलेरी मसल्स जब वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं, या एकोमोडेशन वाले हेडिंग्स में मैं पीछे पढ़ाया हूँ कि जो लेंसेस होते हैं वे मोटे और पतले होते रहते हैं, मतलब थिक और थिन होते रहते हैं, जिसके वजह से इसका जो फोकल लेंथ होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंसेस डिक्रीज, जो फोकल लेंथ होता है आई लेंस का वो डिक्रीज कर जाता है मायोपिया जैसे डिफेक्ट में। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि इलोंगेशन ऑफ आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब होता है जो यहाँ पे आई बॉल्स हैं वो बड़े हो जाते हैं, तब भी ये डिफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद से आता है अगली हेडिंग, करेक्शन ऑफ मायोपिया। ठीक है, मायोपिया अगर किसी व्यक्ति को हो गया है, किसी के मायोपिया डिफेक्ट का कोई व्यक्ति शिकार है, तो उससे बचने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव लेंस का। ठीक है, कॉनकेव लेंस के यूज से हम लोग क्या कर सकते हैं, मायोपिया जैसे डिफेक्ट से बच सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ठीक है, मैं इसको छोटा किया हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद से मैं इसको जूम करता हूं और इस फिगर के या इस इमेज के ऊपर चलते हैं। जो यहाँ पे फिगर बनाया गया है ये फिगर बहुत ही आराम से एनसीईआरटी के बुक में अवेलेबल है, जो कि आप लोग बेहतर तरीके से उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ। ठीक है, ओके जी, बेहतर ढंग से सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस डायग्राम को बेहतर ढंग से सेट कर लिया, चलो स्टडी करते हैं। और ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी के बुक में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, हमने वहीं से पिक किया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन के, ठीक है, नॉर्मल पर्सन के जो आंखें होती हैं, नॉर्मल आंखें होती हैं जिनमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, उसका जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। ये बात मैंने आपको पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगर इससे और नज़दीक किसी थिंग्स को, किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो आप, तो वो नॉर्मल पर्सन जो है इसको बेहतर ढंग से नहीं देख पाता है, क्लियर इमेज नहीं बन पाता है, उसको ब्लर दिखाई देता है। ठीक है, और जो दूर पॉइंट होता है, मतलब फार पॉइंट जो होता है ह्यूमन आई का, मतलब नॉर्मल पर्सन के जो आंखें होते हैं उसका जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इन्फिनिटी तक चीज़ों को बेहतर देख सकता है, ऑब्जेक्टों को बेहतर देख सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है मायोपिया जैसे आंखों में क्या हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डायग्राम की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया आई। ठीक है, मतलब फार पॉइंट मतलब दूर वाले ऑब्जेक्टों के लिए मायोपिया आई, ये बनाया हुआ है डायग्राम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम लोगों का जो इन्फिनिटी तक देखने की कैपेबिलिटी होती है, जो हम लोगों का नॉर्मल पर्सन, ठीक है, जिनकी आंखें ठीक ठाक है, उनकी जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, बट जिन पर्सन को मायोपिया हो जाती है उनका जो फार पॉइंट होता है
वो इन्फिनिटी तक नहीं रह जाता, ठीक है। मतलब उनकी कुछ दूरी तक ही उनका फार पॉइंट रह जाता है, मतलब उतने दूर तक ही ऑब्जेक्टों को वे पर्सन बेहतर देख पाएंगे जिनको मायोपिया हुआ है, ठीक है। क्लियर शब्दों में यही है। जैसे मान लो किसी पर्सन को, ठीक है, 50 सेंटीमीटर या 50 मीटर मान लो उनको, उसका फार पॉइंट 50 मीटर तक है, मतलब वो जो है, ठीक है, उनको मायोपिया हुआ है। ये जो पॉइंट है वो ओ है, ठीक है। इस ओ पॉइंट से इस आँख के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 50 मीटर मान लो, ठीक है। तो हम लोग इस टाइम पे जिसको भी मायोपिया हुआ है वो 50 सेंटीमीटर तक ही चीज़ों को बेहतर देख पाएगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इस 50 सेंटीमीटर से दूर किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया। मान लो हमने एक एरो बना दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, एक एरो बनाता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे वो उसका जो फार पॉइंट है या इसका जो डिस्टेंस है इस आँख से वो है 70 सेंटीमीटर या 70 मीटर मान लो, ठीक है, 70 मीटर। तो इस टाइम पे इस एरो को ये जो मायोपिया वाले आई है वो बेहतर नहीं देख पाएगा, क्लियर नहीं देख पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका अब फार पॉइंट 50 मीटर ही रह गया है, अब 70 मीटर नहीं रह गया, ठीक है। तो इसलिए इस एरो को ये क्लियर बंदा नहीं देख पाएगा, मतलब ये जो बंदे की जो आँख है वो क्लियर नहीं देख पाएगा, क्योंकि इसका अब फार पॉइंट कितना है, अब इसका फार पॉइंट है 50 मीटर, ठीक है। अगर इसे देखने का प्रयास करेगा तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको धुंधला सा दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मतलब क्या है कि मान लो इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लो ये जो पॉइंट है वो ओ डैश पे है, क्या है, ओ डैश पे, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे ओ तक ये देख सकता है, मायोपिया वाली आंखें जो हैं वो यहाँ तक देख सकती हैं, बट यहाँ तक अगर देखने का प्रयास करेगी तो इस एरो का जो इमेज होगा वो रेटिना पे बनना चाहिए, बट ये रेटिना पे न बन के रेटिना के पहले ही इसका इमेज बन जाता है, रेटिना के फ्रंट पे बन जाता है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, ठीक है। मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। मतलब रेटिना पे बनना चाहिए था, बट रेटिना के पहले ही इसका इमेज बन जाता है, ठीक है। रेटिना पे न बन के रेटिना से पहले ही इसका इमेज बन जाता है, इसलिए इसका जो क्लियर इमेज है वो क्लियर हम लोग नहीं कर पाते, हमारा माइंड क्लियर नहीं कर पाता और हम इसको ब्लर सा देख पाते हैं, ठीक है। इसको ठीक किया जाए, ठीक है, मतलब इसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है, इसमें आता है करेक्शन फॉर मायोपिया, ठीक है। मतलब मायोपिया को ठीक करने के लिए क्या किया जाए, ठीक है। तो हम लोगों का उस टाइम पे जो फार पॉइंट था वो यहीं पे था, ठीक है, यहीं पे था, ठीक है। बट यहाँ तक हम देखने का प्रयास कर रहे थे, तो उसके लिए हम लोगों को चाहिए कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है। जैसे ही हम कॉनकेव लेंस लेते हैं, ठीक है, अब हम फार पॉइंट को देखने का प्रयास करते हैं, इस एरो को देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। रुको मैं एरो बना लेता हूँ, ठीक है, मैं इस एरो को देखने का प्रयास करता हूँ, तो वो इस लेंस की वजह से, ठीक है, इस लेंस की वजह से जो रेटिना के पहले इमेज बन रहे थे इस वाले इमेज में, ऊपर वाले में, वो इमेज अब रेटिना पे पूरी तरीके से बनने लगेंगे, जिसके वजह से वो जो पर्सन है अब वो दूर वाले वस्तुओं को या दूर वाले ऑब्जेक्टों को भी बेहतर ढंग से देख पाएगा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट या ये डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट था, आप लोग इस डायग्राम को भी साथ में बना लेना। और मैं क्या करता हूँ, इस सभी को हटा के, ठीक है, और एक आप लोगों को स्क्रीनशॉट करने के लिए मैं एक इमेज देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। और मायोपिया वाली जो आँखें हैं ये तो आपको और क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो मैं इन सबको मिटा रहा हूँ और आप स्क्रीनशॉट लास्ट में कर लेना, ठीक है। मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, रुक जाओ 1 मिनट, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ठीक है, ये, हाँ। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग प्रॉपर ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको जब भी बेहतर दिखे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, और नेक्स्ट डिफेक्ट के साथ। ये जो डिफेक्ट है वो है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं नेक्स्ट हेडिंग के साथ। सबसे पहली हेडिंग हम लोगों के सामने है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, जिसे फार साइटनेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी समझने से पहले आप लोग पहले इसका डेफिनेशन पढ़ लो, ठीक है। इसमें लिखा है ए पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। जिसको भी या जिस भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हुआ होता है वो जो पर्सन होता है वो दूर वाले ऑब्जेक्टों को बेहतर देख पाता है, बट
पास वाले ऑब्जेक्टों को वो क्लियर नहीं देख पाता, ठीक है, मतलब उसको ब्लर दिखाई देता है, धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड ऑफ रेटिना, ठीक है, मतलब इमेज जो होता है वो रेटिना के पीछे बनने लगता है, ठीक है। और रीज़न क्या क्या है, ठीक है, उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। रीज़न ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो रीज़न है वो आता है हम लोगों के सामने, ठीक है, कि फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज, जो फोकल लेंथ होता है आई का, ठीक है, मतलब आँखों का, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और लिखा है इसमें दूसरा जो पॉइंट है, आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल, जो आपकी आंखें होती हैं या जिस भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसकी जो आंखें होती है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, मतलब छोटी हो जाती हैं, ठीक है। और इसको ठीक कैसे करें? तो इसको ठीक करने का सिंपल सा एक यूज़ है, ठीक है, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके भी हम लोग इसे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इस डायग्राम में हैं, ठीक है। ये डायग्राम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस डायग्राम को आप बेहतर समझ गए तो समझ लेना आपको हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया है, ठीक है। तो चलो इसको जूम करते हैं, एडजस्ट करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने इसको जूम किया, एडजस्ट किया और आपको समझाने की बारी आ गई, ठीक है। तो आपको समझाने से पहले आपको दो बातें फिर से ध्यान में रखनी होगी कि जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, जिनकी आंखें ठीक ठाक होती हैं, जिनकी आंखों में कोई भी डिफेक्ट नहीं होता है, उनकी आंखों का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस बात को मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है कि नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आई, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो होता है वो मायोपिया का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। उसमें जो फार पॉइंट होता है वो आदमी का डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। बट इसमें नियर पॉइंट बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि उसका जो नियर पॉइंट होता है इंसान का वो 25 सेंटीमीटर नहीं रह जाता, बल्कि इससे ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मतलब इसको 30 सेंटीमीटर तक रह जाता है, 30 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। मतलब 30 सेंटीमीटर या मान लो 50 सेंटीमीटर, मान लो 50 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। जिसके वजह से होता क्या है कि 50 सेंटीमीटर से भी पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो बेहतर नहीं दिखाई देता, क्लियर नहीं दिखाई देता, ठीक है। जैसे इसमें मैं इस इमेज को थोड़ा और बड़ा करता हूँ, सिर्फ इसी इमेज को पहले स्टडी करो ताकि बेहतर समझ में आए, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक यन डैश है, ठीक है, यहाँ पे एक यन डैश है, ये जो आई से इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये जो यन है, ठीक है, कैपिटल वाला यन, इसका जो डिस्टेंस है वो मान लो 40 सेंटीमीटर है। कितना है? 40 सेंटीमीटर। बट जिस भी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो जाती है उसका नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या है कि वो 40 सेंटीमीटर से दूर वाले ऑब्जेक्ट को बेहतर देख पाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई हमने एक छोटा सा एरो रखता हूँ, ठीक है, मैं एक एरो रखता हूँ छोटा सा, तो इसको बेहतर देख पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फार पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी अभी भी है ठीक ठाक, ठीक है, बट नियर पॉइंट जो है वो 40 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है। और ये जो एरो है वो 40 सेंटीमीटर यहाँ तक है, तो इससे दूर ही है तो इसको देख लेगा, ठीक है। बट हमने क्या कहा कि इस टाइम पे इसका यहाँ पे को अगर कोई 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, मतलब यही जो एरो है, ठीक है, यही जो एरो है वो 25 सेंटीमीटर पे अगर खड़ा है तो वो उसे दिखाई क्लियर नहीं देगा, ठीक है, क्लियर उसे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो नियर पॉइंट है वो चेंज हो गया है, ठीक है। नियर पॉइंट कितना हो गया? अब 40 सेंटीमीटर। अब 40 सेंटीमीटर से पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा गया है वो उस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पाता। यही डिफेक्ट आता है लोगों के आई में। मतलब इस एरो को तो वो बंदा बहुत ही अच्छे से देख सकता है, इस एरो का क्लियर इमेज इसके आंखों में बनेंगे, बट इस वाले जो इमेज, ये जो वाला एरो है ये 25 सेंटीमीटर पे है और 25 सेंटीमीटर पे इसका जो नियर पॉइंट है वो हट गया है, वो 40 सेंटीमीटर हो गया है। इसलिए इस
एरो को वो क्लियर नहीं देख पाएगा, ये एरो उसको ब्लर दिखाई देगा, जिसके वजह से ही हाइपरमेट्रोपिया वाले पेशेंटों को क्या किया जाता है, हाइपरमेट्रोपिया वाले पेशेंटों को नियर वाले ऑब्जेक्ट जो है नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो दिया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें लिखा भी है कॉन्वेक्स लेंस दिया जाता है, ठीक है। और देखो अगर क्या होता है, सुनो ध्यान से, ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर होता क्या है कि अगर हम लोग क्या करें, ये जो पास वाला ये रो है, ठीक है, ये जो पास वाला ये रो है, अगर इसे देखने का हम प्रयास भी करें तो होता यही है कि ये पास वाला जो एरो है, इसे अगर हम देखने का प्रयास करते हैं, ये एरो, ठीक है, यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, इसे देखने का प्रयास करते हैं तो जो इसका जो इमेज होता है, इसका जो पास वाला एरो होता है, इसका जो इमेज होता है वो रेटिना के भी पीछे बनने लगता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये ब्लर दिखाई देने लगता है, ठीक है। मतलब रेटिना से पहले अगर कोई इमेज बन जाए या रेटिना के बाद जो इमेज बन जाए, वो सारे इमेज ही हमें ब्लर दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब इमेज हमें क्लियर कौन से दिखाई देते हैं, तो जो रेटिना के ऊपर बनते हैं वो इमेज हमें क्लियर दिखाई देते हैं, यही पॉइंट है, यही समझना है, ठीक है, कि मतलब इस पास वाले एरो को हम जब देखने के लिए गए, ठीक है, तो जो इसका इमेज था वो रेटिना के पीछे बनने लगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपको अब समझ में आ गया होगा कि इमेज इज फॉर्म्ड इन बिहाइंड ऑफ रेटिना, ठीक है, मतलब जो इमेज था वो रेटिना के पीछे बनने लगा, ठीक है, ये पॉइंट अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, कि इसको करेक्शन कैसे किया जाए, इसका करेक्शन कैसे किया जाए, ठीक है। तो अगर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इस एरो को देखना है, ठीक है, मतलब हम इस एरो को यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, सॉरी, मतलब इस एरो को मैं यहाँ पे रखता हूँ, मतलब ये जो 25 सेंटीमीटर पे, तो उसके लिए हम लोगों को लगाना पड़ेगा एक जो है क्या, एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से होगा क्या कि जो इमेज रेटिना के पीछे बन रहा था यहाँ पे, ठीक है, वो इमेज अब रेटिना के ऊपर बनने लगेगा, जिसकी वजह से अब इसे क्लियर एरो दिखाई देगा, मतलब क्लियर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा पास में भी, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे कि अब दूर हो जाएंगे इसके जो डिफेक्ट थे हाइपरमेट्रोपिया, क्योंकि अब इसे मतलब इसके चश्मे में जो ऐनक होती है या चश्मे होते हैं उनमें ही ये लेंस लगा के दिया जाता है, ताकि लोग जो हैं उस चश्मे को पहन के अपना जो है ये जो डिफेक्ट है उसे दूर कर सकें। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना कि जब ये एरो 25 सेंटीमीटर पे ही है, ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर पे देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, कॉन्वेक्स, ठीक है, ध्यान में रखना कॉन्वेक्स। और जो मायोपिया था उसमें हम लोगों ने कौन सा लेंस लगाया था, तो उसमें लगाया था कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। कभी कभार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में, ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखना कि हाइपरमेट्रोपिया में जो लेंस लगते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, और जो मायोपिया होता है उसमें जो लेंस लगते हैं, ठीक है, वो होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो पहले, ठीक है, बिना कुछ कहे स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है आप लोग। मैं इसको सेट कर देता हूँ वापस से, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको सेट कर दिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और हम लोग नेक्स्ट डिफेक्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है प्रेसबायोपिया, ठीक है, इसको हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रीज़न ये है, आप लोगों के पेपर में ये भी आ सकता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इस बात को भी ध्यान में रखना, ठीक है। इसका रीज़न ये है, ये ज़्यादातर ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी के अंदर ये डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इस डिफेक्ट का रीज़न भी मैं बताऊँगा, पहले आप लोग इसके डेफिनीसन को स्टडी कर लो उसके बाद से, ठीक है। इसमें दिया है कि द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विथ एज, ठीक है, एजिंग, ठीक है। इसका ये मतलब होता है जो एकोमोडेशन का जो पावर होता है, ठीक है, वो डिक्रीज कर जाता है ज़्यादा एज हो जाने के बाद, बूढ़ा हो जाने के बाद, ठीक है। एकोमोडेशन आपको बेहतर ढंग से पढ़ाया हूँ, ठीक है, अभी पीछे ही मैं पढ़ा के आ रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। एकोमोडेशन की वजह से ही हम दूर वाले या पास वाले ऑब्जेक्टों को क्लियर तरीके से देख पाते हैं, क्योंकि एकोमोडेशन में होता क्या है कि सिलेरी मसल सिकुड़ती या फैलती हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का जो लेंस है वो मोटा या पतला होता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्लियर देख पाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, दूर हो या पास हो, ठीक है। बट ये होता है
कि जब एज ज़्यादा हो जाता है, जब एज बढ़ जाता है, जैसे बूढ़े जो लोग हो जाते हैं, बूढ़े जो पर्सन हो जाते हैं, उनमें जो जो उनके सिलेरी मसल्स होते हैं वो बेहतर ढंग से काम नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो पास या दूर वाले ऑब्जेक्टों को देख नहीं पाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है द नियर पॉइंट रिसेज अवे आल्सो कैन फार पॉइंट बिफोर इन्फिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी पर्सन का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर वाले ऑब्जेक्टों को देख पाएंगे। मतलब क्या है कि मान लो किसी पर्सन को ये वाली जो प्रेस बायोपिया हुआ है, उसको ये बीमारी हो गई है, ठीक है, उसके आंखों में ये डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, तो वो पर्सन 25 सेंटीमीटर से, मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर हो गया है, ठीक है, तो वो 40 सेंटीमीटर से पास वाले ऑब्जेक्टों को नहीं देख पाएगा, ठीक है, मतलब इसको 30 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है उसे भी वो देख नहीं पाएगा, ठीक है। और इसमें साथ में ही लिखा क्या गया है, और भी तो आगे देखो, ठीक है, इसमें लिखा है फार पॉइंट बिफोर इन्फिनिटी। जो फार पॉइंट होता है वो भी इन्फिनिटी से पहले आ जाता है, मतलब इन्फिनिटी से पहले आने का ये रीज़न है कि मतलब जो फार पॉइंट है वो भी कुछ ही दूर तक रह जाता है, ठीक है। मतलब इसका ये है कि ये जो पर्सन, जिस भी पर्सन में ये डिफेक्ट आता है उस पर्सन के अंदर ना तो वो ठीक से दूर वाले ऑब्जेक्टों को देख पाते हैं, ना ही वो ठीक से पास वाले ऑब्जेक्टों को देख पाते हैं। इस बीमारी में ऐसा ही कुछ होता है कि नियर वाला जो पॉइंट होता है, नियर पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, और जो इन्फानाइट वाला जो पार्ट होता है, मतलब जो नियर पॉइंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, या किसी पर्सन का, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, किसी पर्सन का, वो बढ़ जाता है, मतलब 40 सेंटीमीटर तक हो जाता है। ऐसे नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ 40 सेंटीमीटर, वो तो और ज़्यादा होगा, वो तो डॉक्टर लोग ही बताएंगे, ठीक है। लिखा है कि फार पॉइंट बिफोर इन्फिनिटी, और जो फार पॉइंट होता है वो भी डिफेक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी ना होके उसका भी कुछ रेंज बन जाता है कि मतलब उससे दूर वाले, जैसे मान लो किसी का फार पॉइंट 50 मीटर हो गया, ठीक है, और नियर वाला जो पॉइंट है वो 40 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर पे है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पे है, तो उस भी ऑब्जेक्ट को क्लियर तरीके से वो बंदा या वो पर्सन नहीं देख पाएगा। और 50 मीटर से ज़्यादा दूर अगर कोई, मान लो 60 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इस ऑब्जेक्ट को भी वो पर्सन देख नहीं पाएगा क्लियर तरीके से, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उसका फार पॉइंट जो है 50 सेंटीमीटर रहा, जिसकी वजह से 60 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, और नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर है, और जबकि ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि इस डिफेक्ट में ना तो हम दूर की चीज़ों को देख पाते हैं क्लियर तरीके से, ना ही हम पास की चीज़ों को देख पाते हैं क्लियर तरीके से, ठीक है। और इसमें लिखा है रीज़न ऑफ प्रेस बायोपिया, ठीक है, क्या क्या रीज़न है, तो इसमें लिखा है वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स। जो सिलेरी मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वीक माने कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो आप लोगों के आंखों में जो लेंस होते हैं वो मोटा या पतला ठीक तरीके से नहीं हो पाता, ठीक है। इसके बाद से इसमें आगे लिखा है डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंसेज, मतलब सिलेरी मसल्स वीक हो जाने की वजह से ही तो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है लेंस की, जो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से ही क्या होते हैं, जो आई लेंसेज होते हैं वो मोटे पतले नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है करेक्शन ऑफ प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जिस भी बंदे को या जिस भी पर्सन को हो गया है उसको करेक्शन, मतलब उसको ठीक कैसे किया जाए, तो यूज ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उस पर्सन को ठीक करने के लिए या उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए उसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को एक साथ यूज करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो डिफेक्ट है वो ठीक होगा, ठीक है। जैसे आप लोग के सामने एक चश्मा दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप लोग जब कभी किसी बूढ़े पर्सन का चश्मे को देखोगे तो उसमें दो दिखाई देंगे, इसमें एक छोटा सा सर्कल जैसा पॉइंट है, ठीक है। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सेम कलर हो जा रहा है, ठीक है, मैं ब्लैक चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है छोटा वाला एक ग्लास लगा होता है और बड़ा वाला भी एक ग्लास लगा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो छोटा वाला ग्लास होता है वो होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है? कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और जो बड़ा वाला ग्लास होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव, ठीक है,
कॉनकेव लेंस। ठीक है, मतलब ये हुआ जब उस पर्सन को दूर वाले ऑब्जेक्टों को देखना होता है, ठीक है, तब वो यूज करता है कॉनकेव लेंस को। ठीक है, अब जब पास वाले ऑब्जेक्टों को देखना होता है, ठीक है, मतलब 30 सेंटीमीटर वाले दूरी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट को देखना होता है, तो वो जो छोटा वाला जो होता है, जो छोटा वाला ऐनक के अंदर लगा होता है, मतलब चश्मे के अंदर जो छोटा सा कॉन्वेक्स लेंस लगा है, उसका यूज करता है। अब जब 60 मीटर वाले ऑब्जेक्टों को देखना होगा, वो यूज करेगा कॉनकेव लेंस को। ठीक है, इस तरीके से दोनों लेंस का यूज करके वो जो पर्सन है वो सरवाइव कर सकता है इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर था वो था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो हम लोगों ने ह्यूमन आई को पूरी तरीके से स्टडी कर लिया है। अब बचा हुआ है कलरफुल वर्ल्ड, जो आप लोगों को आगे स्टडी करने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग